ये पाकिस्तान की अब तक की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट मानी जाएगी, जो कि इत्तेफाक की बात है कि आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद हमें देखने को मिली। इजराइल फर्स्ट यानी कि इजराइल को उसकी वॉर क्राइम्स के लिए सपोर्ट करना नो मैटर व्हाट, because biblically we are commanded to support Israel. और ये भी कहा जाता है कि एप्स्टीन मोसाद का एसेट था, यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वेस्ट किस तरह से अपना फ्रीडम सेल करता है मिडिल ईस्ट में। वेस्ट के इस सो कॉल्ड पीस के नाम पर हमें मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिलती है। 21 जून 2025 ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया जाता है अमेरिका की तरफ से। We start tonight with breaking news as the US has dropped bombs and cruise missiles on 3 Iranian nuclear sites. इसके बाद ट्रंप मुबारकबाद देते हैं सबको कि अब न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो अब पीस देखने को मिलेगा। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. लेकिन गेस व्हाट, कुछ ही देर बाद ईरान रिटेलिएशन में इजराइल पर स्ट्राइक्स कर देता है। Iranian strikes began within hours of the US joining the conflict. साथ ही ये भी कंफर्म किया जाता है कि ईरान की इन न्यूक्लियर साइट्स को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। The US hit 3 nuclear sites in Iran overnight, but it remains unclear where the strikes did destroy all of Iran's nuclear capabilities. और ईरान अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने वाला है। The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security and people. अब यही हमेशा से वेस्ट का एक पीस प्लान रहा है मिडिल ईस्ट को लेकर। याद रहे कि ट्रंप वही सेम प्रेसिडेंट है जो कि पिछले कई सालों से अमेरिकन फर्स्ट का नारा लगाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ओबामा को भी कॉल आउट कर चुके हैं कि वो कैसे मिडिल ईस्ट में वॉर बढ़ा रहे हैं या फिर दूसरी कंट्रीज पर हमले कर रहे हैं, अमेरिका को खतरे में डाल रहे हैं। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. I'm a negotiator. I've done very well over the years through negotiation. It's very important that we do that. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. अब यूएस का मिडिल ईस्ट में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, पहले ट्रंप को जान लेते हैं। 2018 में ट्रंप ने यूएस एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट किया था, जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ गई थी। इसे 2018 में यूएन जनरल असेंबली ने भी कंडेम किया था। इसके बाद मई 2018 में ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील में से यूएस को बाहर निकाल दिया था। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. इससे ये हुआ था कि ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट 20% to 60% तक बढ़ गई थी। और फिर 2020 में कसीम सुलेमानी की किलिंग ने ईरान यूएस टेंशन्स को और ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ गई थी। अब एक और कारनामा हमारे इन पीस मेकर का एप्स्टीन फाइल्स भी है। एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि एप्स्टीन फाइल्स अगर पब्लिक हो गई तो दुनिया हिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन की बात हो रही है, जो कि ना सिर्फ एक एस ट्रैफिकिंग चला रहा था बल्कि साथ ही पूरी ब्लैकमेल फैक्ट्री चला रहा था। और ये भी कहा जाता है कि एप्स्टीन मोसाद का एसेट था, यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। ट्रंप उसकी एप्स्टीन के साथ दोस्ती थी, पार्टीज, फोटोज, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। The man who was the darling of the 80s is seen in the 90s as a man in trouble, and he knows it. The reputation of Donald Trump, the man who dates a different woman every year. इसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि मोसाद के पास दरअसल ट्रंप को लेकर कुछ राज मौजूद हैं, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। आज वही ट्रंप जो कि इलेक्शंस जीते ही अपनी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी की वजह से हैं, वो ईरान पर हमला कर देते हैं। He is the one who came up with America First in the first place, so he gets to decide what it means. वो सेम ट्रंप जो कि पिछले कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को मॉक करते आ रहे हैं कि वो कैसे अमेरिका के ऊपर वॉर मुसल्लत कर रहे हैं या फिर अमेरिका के लोगों को वॉर में घसीट रहे हैं, आज वो सेम ट्रंप वर्ल्ड वॉर 3 में अमेरिका को घसीट रहे हैं। And I will never ever let you down. और ये सब कुछ पीस के नाम पर, जो कि जाहिर सी बात है हमें मिडिल ईस्ट में अभी भी देखने को नहीं मिला है। ईरान ने दोबारा स्ट्राइक बैक किया है और ये चीज अमेरिका को अच्छे से पता थी, ट्रंप को भी अच्छे से पता थी। Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
2 hours later, Iran retaliated with a barrage of at least 30 ballistic missiles. Not all of them were intercepted. Tonight, Americans are being warned of a, quote, heightened threat environment following the U.S. strikes and mounting Middle East tensions. Officials are issuing warnings of possible retaliatory attacks. तो कौन सा पीस अचीव करने की कोशिश की जा रही है? पीस अचीव करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि इजराइल को सर्व किया जा रहा है। अब हमारे ग्लोबल पीस मेकर को लेकर पाकिस्तान ने भी एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया है कि वो नोबेल नॉमिनेशन पीस के लिए ट्रंप को वोट करने वाले हैं या फिर ट्रंप को पुश करने वाले हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर करवा दिया था। एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ईरान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और ईरान के हक में बयान भी देती है। पाकिस्तान स्टैंड्स इन रेजोल्यूट सॉलिडारिटी with the brotherly people of Iran. जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रंप, जो कि मिडिल ईस्ट में पीस के नाम पर बॉम्बिंग्स कर रहे हैं, उन्हें पीस प्राइज दिलाना चाहती है। Donald Trump is nominated for a Nobel Peace Prize. Pakistan has nominated him. ये पाकिस्तान की अब तक की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट मानी जाएगी, जो कि इत्तेफाक की बात है कि आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद हमें देखने को मिली। US President Donald Trump is expected to host Pakistan's Army Chief Asim Munir. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कैसे अमेरिका हमेशा से इजराइल की मदद करने के लिए मिडिल ईस्ट में वॉर्स करता आया है, तो हमारे जहन में एक चीज आती है और वो है अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट एक पॉलिटिकल आइडिया है जो पहली दफा 1940s में आया था। That we cannot win this war for England regardless of how much assistance we send. That is why the America First Committee has been formed. If we desire to keep America out of war, we must take the lead in offering a plan for peace. लेकिन ट्रंप ने 2016 में इसे दोबारा पॉपुलर बना दिया था। It's going to be only America first. इसका मतलब अपना मुल्क पहले, इमिग्रेशंस कम होंगी, फॉरेन वॉर से दूर रहेंगे और सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। और ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिटिकल आइडिया ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और यही रीजन है कि लोगों ने ट्रंप को वोट किया, मेनली इस वजह से वोट किया। लेकिन अमेरिका और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर ही एक और ग्रुप है जो कि एक स्ट्रॉन्ग आइडिया इजराइल फर्स्ट का रखता है। इजराइल फर्स्ट यानी कि इजराइल को उसके वॉर क्राइम्स के लिए सपोर्ट करना नो मैटर व्हाट। That I said a minute ago that when I came into the Senate, I resolved that I was going to be the leading defender of Israel. You had just told me that, like, your driving motive to get to the Senate was to defend Israel. I'm like, I don't think I'm the one who's obsessed with Israel. Okay, Tucker. अमेरिका में ही AIPAC एक पावरफुल प्रो इजरायली ग्रुप है और साथ ही कई क्रिश्चियन जायोनिस्ट भी हैं जो कि मजहबी वजूहात की वजह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। AIPAC ने 2024 में इलेक्शंस में $100 मिलियन स्पेंड किए थे उन पॉलिटिशियंस को हराने के लिए जो कि इजराइल के खिलाफ थे या फिर इजराइल को क्रिटिसाइज करते आ रहे थे। ये लोग पॉलिटिशियंस को बेबी सीटर्स तक असाइन करते हैं ताकि वो हमेशा प्रो इजरायली रहें। अब जो क्रिश्चियन जायोनिस्ट हैं, अराउंड 10 मिलियन लोग एस्टिमेट किए जाते हैं अमेरिका में। इनका ऐसा मानना है कि जूइश का पैलेस्टीन के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल आना, इसका मतलब जीसस यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी है। Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Of those who bless the government of Israel? Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... इसी वजह से टेड क्रूज, निकी हैली, लिंडसे ग्राहम जैसे लोग ओपनली प्रो इजरायली हैं और ट्रंप जो कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलाते आ रहे हैं और इसी चीज को लेकर उन्होंने वोट्स हासिल किए हैं, वो इस पूरे डिलेमा में फंस चुके हैं। एक तरफ उनके मेगा सपोर्टर्स हैं जो कि वॉर नहीं चाहते, दूसरी तरफ इजराइल लॉबी है जो कि ट्रंप की अपनी कैंपेन फंड करती है, उसके मिनिस्टर्स तक सिलेक्ट करती है। लेकिन जाहिर है ट्रंप अब प्रेसिडेंट तो बन चुके हैं, सपोर्टर्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो लॉबी को नहीं खो सकते, अपने मिनिस्टर्स को नहीं खो सकते। इसीलिए वो ट्रंप जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो ईरान के साथ बातचीत करेंगे, डील्स करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, 13 जून के इजरायली हमले के बाद वो पलट जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रंप को प्रेशराइज किया गया था इजराइल की तरफ से या फिर ये सब कुछ उन्होंने काफी चालाकी से प्ले किया है, क्योंकि ट्रंप ने पहले 2 हफ्तों की वार्निंग दी थी ईरान को कि वो 2 हफ्तों में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, लेकिन फिर 48 घंटों के अंदर अंदर वो ईरान पर हमला कर देते हैं। Donald Trump had given himself 2 weeks to decide on U.S. action in this war,
In the end, he didn't wait that long. अब इसे ट्रंप के सपोर्टर्स इराक 2.0 कह रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है इराक के साथ। अब नेतन्याहू 1990s के टाइम से ये वार्निंग देते आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल या फिर 2-3 सालों के अंदर अंदर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। तो फिर आखिर 2025 में आकर फाइनली क्यों हमला करना? इसके पीछे के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, इस वक्त हिजबुल्लाह वीक है, हमास भी वीक है, जिनको ईरान ओपनली सपोर्ट करते आ रहा है। दूसरा रीजन, ईरान का यूरेनियम स्टॉक पाइल डेंजरस लेवल पे था। और तीसरा, ट्रंप पावर में है, इसका मतलब यूएस मिलिट्री सपोर्ट अच्छे से मिल जाएगा। और इस सब के बाद असल गोल क्या है? इराक 2.0 यानी कि ईरान के रिजीम को गिराना, जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पहले ब्रिटिश बोलते थे वी विल सिविलाइज द सैवेजेस, और आज पॉलिटिशियंस बोलते हैं वी विल सेव ह्यूमन राइट्स। सो यहाँ पर सिवाय कपड़ों और ब्रिटिश टू अमेरिकन एक्सेंट के अलावा कुछ नहीं बदला है। एजेंडा वही पुराना है, लूट करना, कंट्रोल करना, पावर हासिल करना। वेल, यही डेफिनेशन रही है अमेरिका के इस पीस या फिर ह्यूमन राइट्स की, सिविलियंस की जान बचाने की, जो कि पिछले कई सालों से डिफरेंट कंट्रीज में हमें देखने को मिल रही है। God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. खैर, अब पीस के नाम पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को वर्ल्ड वॉर 3 तक जो घसीटा जा रहा है, उसका क्या हल निकलता है, क्या नतीजा निकलता है, वो तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। तो ये सब जानने के बाद क्या लगता है कि क्या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हमें वर्ल्ड वॉर 3 तक ले जाएगा, या फिर ये बस उनका आपसी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और अमेरिका बीच में टांग अड़ाता रहेगा और उसके बाद हमें एक रिजीम चेंज देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक इराक 2.0। वेल, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।